बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इस पाठ में हम समझेंगे कि आनुवांशिकता क्या होती है, किस तरह से आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। इसी के साथ साथ हम आनुवांशिकता के नियमों को भी समझेंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ये भी हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जब स्पीशीज के अंदर विभिन्नताएं अधिक मात्रा में हो जाती है तो किस तरह से नई जाति का उद्भव होता है, जैव विकास का मूल आधार क्या होता है। ये सब बातें हम इस पाठ में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जनन प्रक्रमों के द्वारा जब नए जीव यानी कि नई संतति उत्पन्न होती है तो उसमें जनक के समान लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ विभिन्नताएं भी उसमें पाई जाती है। यानी कि जो नई संतति है ये अपने जनक के समान होते हुए भी उनसे कुछ भिन्न होती है। हमने देखा था कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भी जब संतति उत्पन्न हो रही है तो क्या होगा, ये अपने जनक के समान तो होती है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि देखिए, जो मनुष्य है या फिर अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन के द्वारा जनन करते हैं, इनके अंदर ये जो विभिन्नताएं हैं उन्हें हम इंडिविजुअल लेवल पर भी नोटिस कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी मनुष्य हैं वो सब क्या है, एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी कि रंग रूप में अलग हो सकते हैं, लंबाई में अलग हो सकते हैं, तो कुछ न कुछ विभिन्नता जो है वो उनमें पाई जाती है। अब ये जो विभिन्नताएं हैं उनका संचय जनन की प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर कि जो पूर्ववर्ती पीढ़ी है वहां से क्या होगा, वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प यानी कि एक मूल डिजाइन जो है वो प्राप्त होती है। किसके द्वारा, जनन की प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन कुछ विभिन्नताएं जो है वो भी इस समय प्राप्त होती है। यानी कि जो मूल संरचना है वो तो समान होती है, लेकिन कुछ विभिन्नताएं भी उनमें उत्पन्न हो जाती है। तो अगली पीढ़ी के अंदर पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं भी पाई जाएगी और कुछ नई विभिन्नताएं भी वहां पर उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो पिछली पीढ़ी में जो विभिन्नताएं थी वो भी आगे ट्रांसफर होती है और उस अगली पीढ़ी में कुछ नई विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब एकल जीव जनन करता है, जैसे कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में होता है, इसको हम समझ चुके हैं कि अलैंगिक जनन क्या है, जिसमें जनन के लिए सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है। तो उदाहरण के लिए हम बात करें कि यदि कोई जीवाणु है, ये क्या करेगा, विभाजित होगा और 2 जीवाणु कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब ये जो 2 नए जीवाणु बने हैं ये भी क्या करेंगे, पुनः विभाजित होंगे और 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें क्या होगा, आपस में बहुत अधिक समानताएं तो होगी, लेकिन इनमें बहुत कम अंतर भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पर कि ये जीवाणु जो है वो विभाजित हुआ तो इन दोनों जीवाणुओं के अंदर कुछ न कुछ विभिन्नता उत्पन्न हो गई है। और जब ये जीवाणु पुनः विभाजित होंगे तो क्या होगा कि इन जीवाणुओं के अंदर जो नई संतति बन रही है उनके अंदर पहली पीढ़ी की विभिन्नता तो होगी ही, इसके साथ में कुछ और विभिन्नता भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। क्यों होती है ये विभिन्नताएं, क्योंकि जब डीएनए अपनी प्रतिकृति तैयार करता है तो उस समय कुछ न्यून त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है और इसी के कारण ये जो विभिन्नताएं हैं वो उत्पन्न होती है। लेकिन यदि हम बात करें लैंगिक जनन की प्रक्रिया की तो इस समय ये जो विभिन्नताएं हैं ये और अधिक बढ़ जाती है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में हम जानते हैं कि जो डीएनए प्राप्त होंगे वो नर और मादा दोनों से प्राप्त होते हैं। तो जब डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाता है तो त्रुटियां उसमें उत्पन्न हो जाती है और इसीलिए क्या होगा, विभिन्नताएं जो है वो भी और अधिक बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर पर्यावरणीय कारकों के द्वारा क्या किया जाएगा, उत्तम परिवर्त का चयन किया जाता है। जो भी विभिन्नताएं प्राणी के लिए, जीव के लिए लाभदायक होती है उनका चयन कर लिया जाता है और वो आगे आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये ही जैव विकास प्रक्रम का मुख्य आधार है। इसी के आधार पर जैव विकास की प्रक्रिया को समझाया जा सकता है। अब इन विभिन्नताओं की वंशागति किस प्रकार से होती है उसे हम समझ सकते हैं आनुवांशिकता के द्वारा। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है कि जो संतति जीव है उनके शारीरिक अभिकल्प का समान होना। जनक से जब नई संतति पैदा होती है तो उसका शारीरिक अभिकल्प किसके समान होता है, जनक के समान होता है। तो जो आनुवांशिकता के नियम है ये इस बात का निर्धारण करते हैं कि विभिन्न लक्षण पूरी विश्वसनीयता के साथ जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत
हो सके। उदाहरण के लिए हम बात करें मानव शिशु की, तो शिशु के अंदर मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। जब शिशु पैदा होता है तो उसमें 2 हाथ होते हैं, 2 पांव होते हैं, 2 आंखें होती है। इस तरह से जो शारीरिक अभिकल्प होता है वो लगभग अपने जनक के समान होता है, लेकिन ये पूरी तरह से अपने जनक के जैसा दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ ना कुछ अंतर इसमें होता है। तो मानव समष्टि में इन विभिन्नताओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सभी व्यक्ति जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, जबकि इनका शारीरिक अभिकल्प समान होता है, फिर भी ये रंग, रूप, आकार आदि में अलग होते हैं। तो ये जो आनुवंशिकता के नियम थे, इसका प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। कौन थे मेंडल? इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आनुवंशिकता के नियमों को समझाने में मेंडल का विशेष योगदान रहा। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में 1822 में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, तो इसलिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी ये एक गिरजाघर में हुई थी। उसके बाद में विज्ञान और गणित विषय का अध्ययन करने के लिए ये वियना विश्वविद्यालय चले गए थे। तो इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो मटर के पौधों पर किया था। मटर के पौधों के वंशागत गुणों का अध्ययन इन्होंने किया, और क्योंकि इनको विज्ञान और गणित का बहुत अच्छा ज्ञान था तो उस ज्ञान को इन्होंने सम्मिश्रित किया। इससे इन्हें वंशागति के नियमों को प्रतिपादित करने में सहायता मिली। तो जब हम आनुवंशिकता की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसको समझते हैं? मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को। तो देखिए, इन्होंने लक्षणों की वंशागति का नियम दिया। क्या था लक्षणों की वंशागति का नियम? देखिए, मानव के अंदर लक्षणों की वंशागति का जो नियम है ये इस बात पर आधारित होता है कि माता और पिता दोनों ही क्या करते हैं? समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों को अपनी संतति में स्थानांतरित करते हैं। हमने मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया देखी थी, तो वहां पर हमने समझा था कि गुणसूत्रों के द्वारा नर और मादा दोनों से ही क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। जो भी लक्षण आ रहा है वो या तो माता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है या पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। हर लक्षण के लिए 2 विकल्प हो सकते हैं, या तो वो माता से प्राप्त हो सकता है या फिर वो पिता से प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, मेंडल ने क्या किया? मटर के पौधों के अनेक विप्रयासी लक्षण यानी कि विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, जो हमें स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से लक्षण लिए इन्होंने? गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और बौने पौधे, इसके अलावा सफेद और बैंगनी फूल, ऐसे जो विप्रयासी विपरीत लक्षण है उसका अध्ययन मेंडल ने किया। तो इन्होंने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे और बौने पौधे। क्या है? ये अलग अलग लक्षण है, एक दूसरे के विपरीत लक्षण है, विकल्पी लक्षण है। तो इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में इन्हें लंबे और बौने पौधों के प्रतिशत की इन्होंने गणना की कि कितने पौधे हमें लंबे प्राप्त हो रहे हैं और कितने पौधे बौने प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी के आधार पर जो है इन्होंने अपने नियमों का प्रतिपादन किया। तो देखिए, जब इन्होंने प्रयोग किया तो प्रथम संतति पीढ़ी, जिसे क्या नाम दिया इन्होंने? F1 पीढ़ी। तो इस F1 पीढ़ी के अंदर कोई भी पौधा जो था वो बीज की ऊंचाई का नहीं था। सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। जब इन्होंने लंबे पौधे और बौने पौधे दोनों पौधों के बीच में संकरण कराया तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी उसमें क्या था? सभी पौधे ने लंबे प्राप्त हुए थे। तो ये क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण जो है वो ही हमें दिखाई देता है। इन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। ऐसा नहीं हुआ कि लंबे और बौने पौधों ने मिलकर बीज की ऊंचाई वाले पौधे का निर्माण किया हो। केवल एक लक्षण जो था, कौन सा? लंबे पौधों का, वो ही यहाँ पर दिखाई दिया था। तो देखिए, मेंडल ने जब अपने प्रयोगों के अंदर दोनों प्रकार के पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण के द्वारा उगाया। अब इन्होंने क्या किया? जो पैतृक पौधे थे उनका भी स्वपरागण कराया और जो F1 पीढ़ी के पौधे थे उनका भी स्वपरागण कराया। तो क्या देखा इन्होंने कि पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति कैसी थी? लंबे पौधों की थी, यानी कि जितने भी पौधे प्राप्त हुए सब कैसे थे? लंबे थे। लेकिन F1 पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए इसमें क्या था? लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे जो थे वो लंबे नहीं थे। उनमें से जो 1/4 पौधे इन्हें प्राप्त हुए थे वो बौने भी थे। यानी कि जो पैतृक संतति से पौधे हुए वो तो सभी लंबे थे, लेकिन जब F1 पीढ़ी का संकरण करा के उन्होंने F2 पीढ़ी प्राप्त की तो उन्हें लंबे पौधे भी मिले और बौने पौधे भी मिले। 1/4 पौधे कैसे प्राप्त हुए? बौने
प्राप्त हुए। अब एक चित्र के माध्यम से हम इसे समझते हैं कि हमने लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में जब संकरण कराया तो F1 पीढ़ी जो हमें प्राप्त हुई उसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में जो भी पौधे हमें प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? लंबे होंगे। जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों को हम क्या कराएंगे? स्वपरागण करवाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो पौधे हमें प्राप्त हो रहे हैं उसमें लंबे पौधे भी हैं और बौने पौधे भी हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, कुछ बौने पौधे प्राप्त होते हैं और इन लंबे और बौने पौधों का जो अनुपात होता है वो 3:1 के अनुपात में हमें प्राप्त होता है। यानी कि 3 पौधे यहाँ पर लंबे प्राप्त होते हैं और 1 पौधा बौना प्राप्त होता है। तो इससे हमें पता चलता है, तो ये क्या इंगित कर रहा है कि जो F1 पौधे थे उनके द्वारा लंबाई और बौनेपन दोनों ही लक्षणों का, दोनों ही गुणों की वंशागति हो रही है। लेकिन केवल यहाँ पर क्या था? एक लंबाई वाला लक्षण जो है वो ही व्यक्त हो पाया, केवल एक ही लक्षण यहाँ पर व्यक्त हो पा रहा था। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर कि जो F1 पौधे थे उनके अंदर क्या था? लंबाई और बौनेपन दोनों लक्षणों की वंशागति ही हो रही थी, लेकिन F1 पीढ़ी के अंदर केवल लंबाई वाला लक्षण ही जो है वो हमें दिखाई दिया था। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की जो है वो 2 प्रतिकृतियां, 2 स्वरूप जो हैं उनकी वंशागति होती है। ये दोनों जो हैं वो एक समान भी हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं, जो किस पर निर्भर करेगा? उनके जनक पर निर्भर करेगा कि जनक से किस प्रकार का डीएनए, किस प्रकार का जीन जो है वो प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रयोग की हम बात करें तो जब विकल्प कैसे हैं? कैपिटल टी और कैपिटल टी है या फिर एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो दोनों स्थितियों में पौधे हमें लंबे प्राप्त होते हैं। लेकिन जब स्थिति कैसी है? दोनों ही विकल्प कैसे हैं? स्मॉल टी है तो पौधा कैसा होता है? बौना होता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कैपिटल टी की एक प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि स्मॉल टी के लिए उसका युग्म में होना आवश्यक है। तभी क्या होगा? बौनेपन का लक्षण दिखाई दे सकता है। तो हम जो टी जैसे लक्षण है, कैपिटल टी जैसे लक्षण जो अकेले भी अपना प्रभाव व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। और यहाँ पर जो स्मॉल टी है ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं, जो अकेले अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये कब कर पाएंगे अपना प्रभाव? जब ये युग्म के अंदर होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि मान लीजिए हमने लाल पुष्प और पीले पुष्प वाले पौधों के बीच में संकरण करवाया है, तो और फिर क्या मिलेगा हमें? जो सभी पुष्प प्राप्त होंगे हमें वो कैसे होंगे? लाल रंग के पुष्प होंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लाल रंग क्या है? यहाँ पर प्रभावी लक्षण है। और जब हम इनका स्वनिषेचन करवाएंगे, स्वपरागण करवाएंगे, तो हमें 3:1 के अनुपात में पुष्प प्राप्त होंगे। 3 पुष्प कैसे होंगे? हमें लाल प्राप्त होंगे, जबकि 1 पुष्प पीला प्राप्त होता है। तो क्या कहेंगे हम कि जो लाल रंग है वो प्रभावी लक्षण है, जबकि पीला जो रंग है वो क्या है? अप्रभावी लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़े हम ले लें, 2 लक्षणों का हम एक साथ अध्ययन करें, जैसे कि गोल बीज वाले लंबे पौधों का और झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधों का, इनका आपस में संकरण करवाया जाए, तो जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त होगी इसके अंदर क्या होगा? सभी पौधे हमें लंबे और गोल बीज वाले प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि लंबाई और जो गोल बीज है वो लक्षण कैसा है? यहाँ पर प्रभावी लक्षण है, जो क्या कर रहा है? F1 पीढ़ी में व्यक्त हो रहा है। अब यदि F1 पीढ़ी का हम स्वनिषेचन कराएं और F2 पीढ़ी प्राप्त करें तो क्या होगा? तो संतति के कुछ पौधे कैसे होंगे? गोल बीज वाले होंगे और लंबे होंगे, तथा कुछ पौधे ऐसे भी होंगे झुर्रीदार बीज वाले और बौने। तो ये तो कॉम्बिनेशन सही है, क्योंकि ये तो कैसा था? उनके जनक के अंदर भी सही था। लेकिन इस F2 पीढ़ी के अंदर कुछ नए संयोजन भी हमें प्राप्त होते हैं जो इनके जनक में भी नहीं थे। कौन कौन से संयोजन होते हैं? देखिए, कुछ पौधे जो हैं वो लंबे तो होते हैं लेकिन झुर्रीदार बीज वाले होते हैं, जबकि कुछ पौधे कैसे हैं? बौने हैं लेकिन गोल बीज वाले होते हैं। यानी कि ये इनमें नए लक्षण उत्पन्न हो गए हैं। तो F2 पीढ़ी में जो नए लक्षणों का संयोजन मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है हमें? कि जब बीज के आकार और रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों के पुनर्संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है, जो क्या कर रहे हैं? F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा, यानी कि F2 पीढ़ी में भी आगे स्थानांतरित हो गया। तो लंबे
बौने लक्षण और गोल झुर्रीदार लक्षण जो है ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि लंबे और जो गोल वाला लंबे पौधे और जो गोल बीज वाला लक्षण है वो एक साथ रहेगा, या फिर जो बौने पौधे और झुर्रीदार बीज वाला लक्षण है वो एक साथ रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो लक्षण है ये स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब एक और उदाहरण के द्वारा हम इस नियम को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिए हैं गोल और हरे बीज वाले पौधे, इसके अलावा झुर्रीदार और पीले बीज वाले पौधे। तो इन दोनों का जब हमने आपस में संकरण करवाया तो जो पीढ़ी हमें प्राप्त हुई उसके अंदर सभी पौधे कैसे थे, गोल और पीले बीज वाले पौधे थे। तो हम कह सकते हैं कि गोल और पीले बीजों का होना क्या है, एक प्रभावी लक्षण है। जब हमने क्या किया, इस F1 पीढ़ी का स्वनिषेचन करवाया तो हमें जो है कुछ नए संयोजन भी यहाँ पर देखने को मिले। जो पौधे हमें प्राप्त हुए उनमें से कुछ गोल और पीले बीज वाले थे, इसके अलावा कुछ गोल और हरे बीज वाले थे। इसी के साथ साथ झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे भी प्राप्त हुए। यानी कि कुछ संयोजन इनमें ऐसे थे जो इनके जनक में थे, जबकि कुछ संयोजन ऐसे भी मिले हमें जो इनके जनक में उपस्थित नहीं थे। उदाहरण के लिए देखिए, जनक क्या था हमारे पास में, गोल और हरे बीज वाले, लेकिन हमें गोल और पीले बीज वाले पौधे भी यहाँ पर प्राप्त हुए। तो ये जो संयोजन है ये कैसा हो गया, यहाँ पर नया हो गया। इसके अलावा हमने जनक लिया था झुर्रीदार और पीले बीज वाला, लेकिन झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे भी हमें प्राप्त हुए। यानी कि नए लक्षण भी यहाँ पर जो है वो प्रदर्शित हो रहे हैं, नए संयोजन यहाँ पर बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लक्षण है ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये लक्षण अपने आप को किस प्रकार से व्यक्त कर पाते हैं। तो हम जानते हैं कि कोशिका के डीएनए के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना का स्रोत होता है। इसी के साथ साथ डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है उसे क्या कहते हैं, हम जीन कहते हैं। तो ये जो लक्षण है ये जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें पौधे की लंबाई के बारे में, तो पौधे की जो लंबाई है वो कुछ हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। अब देखिए, यदि किसी पौधे की लंबाई उसमें उपस्थित हार्मोन की मात्रा पर निर्भर कर रही है तो क्या होगा कि पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित हो रहा है। जो हार्मोन जो है वो उस प्रक्रम के द्वारा कितनी दक्षता से उत्पादित हो पा रहा है उस पर निर्भर करेगी कि हार्मोन की मात्रा का उत्पादन कितनी अधिक मात्रा में हो रहा है। और ये किस पर निर्भर करता है, एंजाइम पर निर्भर करता है। एंजाइम इस प्रक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, यदि एंजाइम दक्षता से अपना कार्य करेगा तो हार्मोन जो है वो भी पर्याप्त मात्रा में बनेगा और पौधा कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए क्या हो जाए, यहाँ पर इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आ जाए तो बनने वाली प्रोटीन जो है उसकी दक्षता पर भी प्रभाव पड़ेगा। यदि वह कम दक्ष होगी तो बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी और पौधा बौना हो जाएगा, उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो जो जीन है वो इन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो जब जीन में कोई परिवर्तन हो रहा है तो लक्षणों के अंदर भी परिवर्तन आ जाता है। तो हम जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन के दौरान क्या होता है, संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होता है। हमने देखा था लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर और मादा दोनों के डीएनए का जो है वो समान रूप से योगदान होता है। यदि मान लीजिए दोनों जनक क्या करेंगे, संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करेंगे तो क्या होगा, दोनों जनक में से एक ही जीन की जो प्रतिकृति है वो संतति को प्राप्त होती है। दोनों जो जनक हैं वो क्या करते हैं, एक एक डीएनए की प्रतिकृति वो अपनी संतति को प्रदान करते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होते हैं और प्रत्येक जनक से एक सेट आगे वंशानुगत होता है। तो इस तरीके को सफल करने के लिए जो जनन कोशिका है उसके अंदर जीन का केवल एक ही सेट होगा। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो कायिक कोशिका होती है उसके अंदर क्या होंगे, जीन के सेट की 2 प्रतियां यानी कि 2 कॉपीज होती है। तो फिर जो जनन कोशिका है उसके अंदर एक सेट का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर जानते हैं कि एक जीन सेट जो है वो केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में नहीं होता है बल्कि डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होता है और इसे क्या कहते हैं, हम गुणसूत्र कहते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के अंदर प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती है जिसमें से एक नर से प्राप्त होती है और दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। तो जो जनक कोशिका है चाहे वो पैतृक हो अथवा मात्रक हो, इससे क्या होगा, गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र जो है वो ही जनक कोशिका में आता है, चाहे वो माता से आए चाहे वो पिता से आए। लेकिन क्या होगा, गुणसूत्र का केवल एक सेट जो है वो ही आगे स्थानांतरित होता है। तो क्या होगा इससे कि जब दोनों युग्मकों का संलयन होगा और जिस युग्मनज का निर्माण होगा
उसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है ये वापस से सामान्य हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एक सेट नर से प्राप्त हो गया है और एक सेट मादा से प्राप्त हो गया है। और किसका निर्माण हो गया? युग्मनज का निर्माण हो गया है। तो गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है और संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करती है। तो इस तरह से क्या होगा यहाँ पर कि जो लक्षण आ रहे हैं, वंशागति हो रही है लक्षणों की, वो किसके माध्यम से हो रही है? गुणसूत्रों के माध्यम से हो रही है। गुणसूत्र का एक सेट नर से प्राप्त हुआ है और एक सेट मादा से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिंग निर्धारण की, कि मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो देखिए, लैंगिक जनन में भाग लेने वाले जो एकल जीव जो हैं वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नर और मादा जो है वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो अलग अलग स्पीशीज जो है वो लिंग निर्धारण के लिए अलग अलग युक्तियां अपनाती है। कुछ युक्तियां जो है पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर होती है। जैसे कि कुछ प्राणियों की बात करें हम, सरीसृपों की, तो इनके अंदर लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि जो आने वाली संतति है वो नर होगी या मादा होगी। किस पर निर्भर करेगा? निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर। इसके अलावा यदि हम बात करें घोंगे की, तो जो घोंगे जैसे प्राणी होते हैं ये अपना लिंग बदल सकते हैं, नर से मादा में और मादा से नर में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है ये आनुवांशिक नहीं होती है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो लिंग निर्धारण है वो आनुवांशिक आधार पर होता है। किस तरह से होता है कि मानव में जनक जीवों से वंशानुगत जीन जो है वो ही इस बात का निर्धारण करते हैं कि जो पैदा होने वाली संतति है वो लड़का होगी या लड़की होगी। तो मानव के जो सभी गुणसूत्र हैं ये पूरी तरह से युग्म में नहीं होते हैं। अधिकतर गुणसूत्र जो हैं वो माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। तो इनकी संख्या तो कैसी है? 22 जोड़े हैं। जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो 22 जोड़े होते हैं, लेकिन मनुष्य में गुणसूत्रों का एक युग्म पूरी तरह से जोड़े में नहीं पाया जाता है। इसे कहते हैं हम लिंग गुणसूत्र। तो ये हमेशा जो है पूरी तरह से जोड़े में नहीं होता है। यदि हम बात करें स्त्री की, तो स्त्री में इस गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है। तो क्या गुणसूत्र होंगे? ये एक्स गुणसूत्र होंगे। लेकिन पुरुष के अंदर यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है। इसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का होता है जिसे कहते हैं हम एक्स, और जो दूसरा गुणसूत्र है ये छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। तो स्त्रियों के अंदर कौन सा जोड़ा पाया जाएगा? एक्स एक्स, और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र जो है वो जोड़े में होते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम चित्र में कि मादा के अंदर एक्स एक्स जोड़ा होता है और नर के अंदर एक्स वाई जोड़ा पाया जाता है। तो जो बच्चे पैदा होते हैं सभी बच्चे ये क्या करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी माता से तो एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, लेकिन लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। यदि मान लीजिए किसी बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है तो जो संतति पैदा होगी वो क्या होगी? लड़की होगी। और यदि मान लीजिए कौन सा गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है? वाई गुणसूत्र, तो लड़का पैदा होगा। तो इस तरह से मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। अब एक चित्र के माध्यम से हम इसे समझते हैं। तो देखिए, नर के अंदर एक्स और वाई दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, जबकि मादा में केवल एक्स प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। तो सभी बच्चों को अपनी माता से तो कौन सा गुणसूत्र प्राप्त होगा? एक्स गुणसूत्र प्राप्त होगा। लेकिन यदि पिता से भी एक्स गुणसूत्र ही प्राप्त हुआ है तो क्या जोड़ा बन जाएगा यहाँ पर? एक्स एक्स, और जो संतति पैदा होगी वो क्या होगी? लड़की होगी, यानी कि मादा होगी। यदि हम बात करें कि माता से तो एक्स गुणसूत्र मिला है लेकिन पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, तो क्या होगा? जो जोड़ा बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा, और जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा? नर होगा, यानी कि लड़का होगा। तो इस तरह से मनुष्य के अंदर लिंग का निर्धारण होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया है हमें कि यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? देखिए, जो लक्षण बी है उसका प्रतिशत कितना है? 60 है, और लक्षण ए का प्रतिशत 10 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लक्षण बी है वो पहले उत्पन्न हुआ होगा। क्यों? क्योंकि समष्टि के अंदर जो लक्षण पहले उत्पन्न होता है उसकी प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर बी की प्रतिशत मात्रा अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि जो लक्षण बी है वो समष्टि में पहले उत्पन्न हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। तो देखिए, यदि किसी स्पीशीज में विभिन्नताएं कम होगी तो केवल वो एक विशेष परिस्थिति में रहने के लिए ही अनुकूल होंगे, लेकिन यदि कुछ विभिन्नताएं भी उसमें होगी तो जब पर्यावरण में कोई चेंज आएगा, कोई परिवर्तन होगा, तो कुछ जीव ऐसे होंगे जो होने वाले परिवर्तन के प्रति भी समायोजित हो पाएंगे। तो इस तरह से ये जो विभिन्नताएं होती है ये किसी भी स्पीशीज के अस्तित्व को बचाए रखने में सहायक होती है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि यदि स्पीशीज में विभिन्नताएं कम हो या लगभग नहीं हो तो उन सभी में एक विशेष प्राकृतिक परिस्थिति में रहने की क्षमता होगी। यदि मान लीजिए किसी कारणवश प्रकृति में कोई बदलाव आ जाता है, जैसे कि तापमान बहुत अधिक बढ़ जाए या कम हो जाए, तो पूरी स्पीशीज का विनाश ही ऐसी स्थिति में संभव होता है। लेकिन क्या हो, यदि स्पीशीज में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है तो बदलाव की स्थिति में भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इन होने वाले परिवर्तनों को सह सकते हैं। तो इस तरह से जब विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है तो स्पीशीज का अस्तित्व जो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि विभिन्नताओं के द्वारा क्या होगा, जीव उन होने वाले परिवर्तनों के प्रति भी समायोजित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो बच्चों, जब मेंडल प्रयोग कर रहे थे, जब उन्होंने विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी के अंदर जो है सभी पौधे उन्हें प्राप्त हुए थे। कैसे प्राप्त हुए थे? लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। जबकि जब F1 पीढ़ी के पौधों का उन्होंने संकरण कराया, स्वपरागण कराया, तो F2 पीढ़ी में उन्हें लंबे पौधे भी प्राप्त हुए और बौने पौधे भी प्राप्त हुए। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में व्यक्त हो रहे थे वो लक्षण कैसे थे? प्रभावी लक्षण थे। जबकि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो केवल युग्म में ही अपना प्रभाव व्यक्त कर पाते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण उन्होंने नाम दिया। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि मेंडल ने जब परस्पर विप्रयासी लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया तो उन्होंने पाया कि उत्पन्न नई पीढ़ी कौन सी थी? F1 पीढ़ी। इसमें विप्रयासी लक्षणों में से केवल एक लक्षण ही परिलक्षित होता है। कौन सा लक्षण? प्रभावी लक्षण। और दूसरा लक्षण जो है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब F2 पीढ़ी इन्होंने प्राप्त की तो दोनों लक्षण शुद्ध रूप में तथा मिश्रित रूप में भी दिखाई देते हैं। तो इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि पहली पीढ़ी में दोनों लक्षण उपस्थित थे, परंतु इन लक्षणों में से केवल परिलक्षित लक्षण ही प्रभावी था। जो लक्षण व्यक्त हो रहा था, जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई दे रहा था, वो लक्षण कौन सा था? प्रभावी था, और दूसरा लक्षण यहाँ पर अप्रभावी था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात आएगी कि जब मेंडल अपने प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे लक्षण भी प्राप्त हुए जो जनक पीढ़ी में दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी कि हम उस आधार पर उन्होंने कहा कि लक्षण जो है वो स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। क्या लिखेंगे इसमें हम कि जब मेंडल ने परस्पर विप्रयासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया तो उन्होंने पाया कि उत्पन्न F1 पीढ़ी में विप्रयासी लक्षणों में से केवल एक लक्षण ही दिखाई देता है, दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता है। परंतु जब F1 पीढ़ी का संकरण कराया, उन्होंने स्वपरागण कराया, तो क्या हुआ? जब F2 पीढ़ी प्राप्त हुई तो दोनों लक्षण जो है वो मिश्रित रूप में भी दिखाई देते हैं और शुद्ध रूप में भी दिखाई देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो दूसरी पीढ़ी में शुद्ध रूप से दोनों लक्षण कभी भी दिखाई नहीं देते। तो इसके आधार पर लक्षणों की स्वतंत्र रूप से वंशानुगति को समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है से विवाह करता है तो उसकी पुत्री का रुधिर वर्ग क्या है? O है। तो क्या यह सूचना पर्याप्त है कि यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है? अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये सूचना जो है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पुत्री का रुधिर वर्ग हमें बताया है क्या है? O है। तो ये जो रुधिर वर्ग O है ये माता और पिता दोनों के जीन के संयोजन से प्राप्त हुआ है। ऐसा हो सकता है कि पुत्री ने अपने पिता से, जिसके पास क्या है, A और जोड़ा है, उससे O लक्षण प्राप्त किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने अपनी माता से, जिसके पास में क्या है, O जोड़ा है, से O लक्षण प्राप्त किया हो। तो जो रुधिर वर्ग O पुत्री में दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो माता के रुधिर वर्ग के कारण हो या हो सकता है पिता के रुधिर वर्ग के कारण हो। तो यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि जो रुधिर वर्ग है A है अथवा O है, उनमें से कौन सा प्रभावी लक्षण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो हम जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से जो 22 जोड़े हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र का होता है। तो जो नर लैंगिक गुणसूत्र हैं उनमें एक एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है, जबकि मादा के अंदर जो लैंगिक गुणसूत्र हैं वो एक्स प्रकार के ही होते हैं। तो जब एक शुक्राणु किसी अंडे को निषेचित करता है तो उस समय दो स्थितियां जो है वो पैदा हो सकती है, दो संभावना यहाँ पर बन सकती है। पहली स्थिति है एक्स स्थिति। तो इसमें क्या होगा कि जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक अंडे को निषेचित करता है तो जिस युग्मनज का निर्माण होगा वो लड़की के रूप में विकसित होगा। दूसरी स्थिति हो सकती है यहाँ पर एक्स वाई स्थिति। जब एक वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक अंडे को निषेचित करता है तो परिणामी युग्मनज जो है वो एक लड़के के रूप में विकसित होता है। तो इस तरह से मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।